हाँ भाई, अपनी बात चल रही है अबाउट इमेज इन मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कैसी इमेज कब बनती है, ये भी अपनी बात चल रही थी। देखिए, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हमारा रियल की जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इनलार्ज ही बनाता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रियल की वर्चुअल बनाता है हमेशा ही, जो डिमिनिश्ड होती है। इससे आप रियल की वर्चुअल जब भी लाते हैं इनलार्ज लाते हैं, इससे आप जब भी रियल की वर्चुअल लाते हैं डिमिनिश्ड ही आती है। ये तो हमेशा ही रियल की वर्चुअल ही बनाता है, ये तो रियल की रियल भी बना पाता है, पर ये वर्चुअल की वर्चुअल इमेज नहीं बना पाता और ये रियल की रियल नहीं बना पाता। इसी बेसिस पे एक सवाल भी हमने किया था लास्ट में। जैसे हम कहें यहां ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ए बी सी और डी, 4 लोकेशन है। और हम ये सोच रहे हैं कि भाई एक मिरर की मदद लेकर इसकी इमेज बनवाई जाए। अब यहां अपन ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लाइन के ऊपर बनाया है, तो नेचुरली ये इमेज जो बनी है लाइन के नीचे बनी है, तो ये रियल ही है क्योंकि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज है इसीलिए रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये रियल का रियल बन रहा है। अब रियल का रियल जो बन रहा है वो तो कॉनकेव मिरर ही बना सकते हैं, कॉन्वेक्स तो बनाता ही नहीं है। और जब भी रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है तो मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट है और मिरर के सामने ही इमेज है, तभी वो रियल का रियल की हम बात कर पाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ए और एक डी। क्योंकि अपन ए में रखते हैं तब भी ये रियल का रियल बन जाएगा, और डी में रखते हैं, डी पर रखते हैं तो भी रियल का रियल। बीच में तो हो नहीं सकता, कॉन्वेक्स हो नहीं सकता। अब ये जो इमेज पॉइंट है अपना, ये देखो एक्सिस के मैंने पास में दिखाया है,
इसका मतलब मिरर जो है पास में किसके, इमेज के, इसीलिए तो छोटा है। अगर बड़ा बनता तो दूर दिखाना होता। इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो डी है, ऑप्शन डी। तो ऐसे हमें इन दोनों में से एक का सिलेक्शन करना पड़ा। रियल है इसलिए कॉनकेव आया, दोनों रियल है इसलिए एक ही तरफ आया। तो इस तरह की हम बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता कि हमारे पास में यहां ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज यहां है। ए, बी, सी और डी, 4 लोकेशन मैंने बता दी, और आपसे पूछा बताओ कौन सा मिरर है और कहां रखा गया है। तो आप वही लॉजिक लगेंगे। क्या इमेज लाइन के ऊपर है, यानी इरेक्ट है, यानी रियल की वर्चुअल। अब वर्चुअल है तो मिरर बीच में आएगा, क्योंकि एक तरफ रियल तो दूसरी तरफ इमेज जो वर्चुअल आती है। अच्छा, डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसका मतलब इनलार्ज है। तो रियल की वर्चुअल और वो भी इनलार्ज, वो तो कॉनकेव बनाता है। क्योंकि रियल की वर्चुअल ये इनलार्ज बनाता है, ये डिमिनिश बनाता है। इसका मतलब मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, बीच में भी रखना है। तो 2 ऑप्शन है, बी और सी। अब बी इसलिए चूज करेंगे क्योंकि साइज में बड़ा है तो इससे दूरी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं मिरर बी पर है और कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के ये मालूम कर सकते हैं किस तरह के मिरर की जरूरत है और उसे कहां रखना है। ये लॉजिक लगता है देख करके। लाइन के दोनों ऊपर है या लाइन के दोनों नीचे है, तो रियल ऑब्जेक्ट दिया है तो इमेज वर्चुअल, क्योंकि एक ही तरफ होने का मतलब इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट तो रियल की वर्चुअल ही बनती है, रियल की रियल बनती तो इन्वर्टेड बनती। छोटी साइज है। फिर समझा देंगे, समझना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ ये लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, इनको बोलने दीजिए। हाँ इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है तो रियल के रियल है, रियल की वर्चुअल है। रियल के रियल, रियल के रियल है, इसका मतलब दोनों मिरर के एक ही तरफ होना चाहिए, तभी रियल का रियल है। रियल का रियल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव बनाता है। तो कॉनकेव भी लेना है, दोनों को एक ही तरफ रखना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ए, इसमें दोनों एक तरफ है, या डी, इसमें भी दोनों एक तरफ है। तभी तो रियल का रियल है। अगर बीच में आ जाता तो एक रियल हो जाता, दूसरा वर्चुअल हो जाता। आगे बस। तो लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, बातें तो वही हैं जो हम कई बार बोल चुके हैं। एक बार नहीं, कम से कम 10-10, 20-20 बार ये बातें हम कर चुके हैं। ये लॉजिक लगता है। तो बात मैंने आपको बताई कौन सा मिरर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा इरेक्ट 1/3 साइज इमेज, erect 1/3 size image of real object at distance 40 centimeter
फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मिरर से नहीं है, कहां से है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हम एक इरेक्ट इमेज लाना चाहते हैं, 1/3 साइज की इमेज लाना चाहते हैं। किसकी? रियल ऑब्जेक्ट। कहां पर? एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। आप बताइए, इसके लिए आपको मिरर कौन सा चाहिए? टाइप ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालिए। टू गेट erect 1/3 size image of real object at distance 40 centimeter from object, आपको टाइप ऑफ मिरर कैसे चाहिए और उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? करिए। इधर ऑनलाइन सब ठीक है? देखिए, आंसर किसका 15 आ रहा है? 15 सेंटीमीटर। कितने लोगों के? ओनली वन। चलिए मैं बताता हूं। एक बात है, इरेक्ट इमेज लाना है। किस ऑब्जेक्ट की? रियल, यानी वर्चुअल लाना है। रियल की वर्चुअल लाना है। किस साइज की लाना है? रियल की वर्चुअल, वो भी स्मॉल साइज। कॉन्वेक्स मिरर लाएगा। इसका अंदर मिरर कॉन्वेक्स हो, और क्योंकि रियल की वर्चुअल है तो हम तो जानते हैं रियल ऑब्जेक्ट तो इधर होता है और वर्चुअल इमेज इधर होता है। ये डायग्राम बनाना हमने शुरू किया। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 40। फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी 40। क्या इमेज 1/3 साइज की है? तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितनी है? x/3। क्योंकि इमेज 1/3 साइज की है तो 1/3 दूरी पे ही तो होगी। इसका मतलब x प्लस x/3 हुआ 40, 4x/3 हुआ 40, यानी x मिला 30। यानी ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस 10। u आ गया, v आ गया, हमें क्या निकालना है? f निकालना। 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, 3 - 1 f आ जाएगा +50। कंसेप्ट लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लैंग्वेज पढ़ा उसके हिसाब से हमने मालूम हो गया कि काम किस मिरर का है। लैंग्वेज थी, इससे मालूम हो गया कि ऑब्जेक्ट एक तरफ है तो इमेज दूसरी तरफ है। लैंग्वेज में लिखा था 1/3 साइज की है तो इमेज को भी 1/3 दूरी पर होना था। हमने अप्लाई किया, सवाल हो गया। बहुत बड़ा भी कैलकुलेशन नहीं, पर हर बात में कुछ ना कुछ सोचना था।
वरना आप प्लस माइनस में उलझ के रह जाते हैं मैथमेटिक्स। एक सवाल और करें। एक कॉन्केव मिरर है, सन बहुत दूर है, हम जानते हैं। सन की लाइट आएंगी, इतनी दूर सन है कि हम मान सकते हैं कि इमेज फोकस से बनेगी। हम जानते हैं बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f है और सन का डायमीटर d है। सन की डिस्टेंस को हम x लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, सन की इमेज हमें मालूम है फोकस पे बनेगी, और हमें यह भी मालूम है कि सन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इमेज पॉइंट तो बनेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो पॉइंट इमेज बनती। तो पॉइंट तो बनेगी नहीं, बनेगी फोकस पे। और सन अपन देखते हैं तो एक डिस्क लाइक दिखता है अपने को, तो इमेज भी डिस्क लाइक ही बनेगी। ये भी बात सही है कि इमेज इधर बनेगी फोकस पे, तो रियल की रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। कुछ बातें अपन ने वैसे ही समझ ली कि डिस्क लाइक बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी। अब मेरा क्वेश्चन है, वो जो सन की इमेज बनेगी डिस्क की तरह की, उस डिस्क का डायमीटर क्या होगा? उस डिस्क का इमेज में जो डिस्क बनेगी उसका डायमीटर क्या होगा? करिए। आंसर है d बाई एक्स इंटू एफ। कितने लोगों का आंसर है? ये आना चाहिए। एक्चुअल बात यह है कि इमेज जब बनेगी इसकी, सन ने जो एंगल बनाया है, अगर मैं उसको थीटा मानता हूं तो आर्क बाय रेडियस, मालूम है हमें एफ पर इमेज बनेगी, और यह भी मालूम है कि जितना ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है, इमेज को भी उतना ही एंगल बनाना होता है। इसका मतलब इमेज ने भी थीटा ही एंगल बनाना है, इमेज एफ दूरी पे बननी है। मैंने आपसे इमेज का डायमीटर पूछा था। मान लीजिए ये डायमीटर स्मॉल डी है, तो इमेज ने एंगल बनाया डी बाई एफ। अब दोनों को अगर हम लिखें तो डी बाई एक्स और स्मॉल डी बाई एफ। ये स्मॉल डी मैंने आपसे पूछा था। इस बेसिक कंसेप्ट से सवाल हो गया कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। बात हुई थी अपनी। नेक्स्ट, यहां हमारे पास एक मिरर है। ये एक्सिस है, ये पोल है। फोकल लेंथ f 10 है
ऑब्जेक्ट यहां 15 पर है, कहां इमेज बनेगी? इधर बनेगी, कितना दूर? 30 पे बनेगी, 30 पे बनेगी। 10/5, m का वैल्यू 2, 15 2 जा 30, मालूम है हमें। 30 पर इमेज बनी, m का वैल्यू -2 है, ये हमें मालूम। अब मैं आपसे कहता हूं, अब ये तो सवाल में आया ही नहीं, ये तो मान के चलते हैं कि हमें टिप्स पे है, तब जाके हम आगे सवाल टाइमली कर पाएंगे। क्योंकि सवाल ये थोड़ी आएगा, सवाल तो ये आएगा कि हमने इस मिरर को यहां से कट किया और इसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े को हमने ऊपर शिफ्ट किया, इस जगह से 2 mm ऊपर ले गए। नीचे वाला जो टुकड़ा था रखा यहीं, केवल नीचे शिफ्ट किया। इसको 3 mm नीचे लेके गए, दोनों अपनी जगह पे नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, अब कितनी इमेज बनेंगी? और अगर आप ये मानते हैं कि 2 बनेगी, तो उन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा? करिए, कितनी इमेज बनेगी? और अगर ये 2 बनी है, तो इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा? आंसर है 15 सेंटीमीटर। किसी का आया आंसर? एक के आगे। गुड। देखिए क्या सोचना है, समझाता। ये जो टुकड़ा आपने ऊपर शिफ्ट किया, इसके एक्सिस क्या है? इस टुकड़े की फोकल लेंथ वही है, कर्व नहीं बदला। टुकड़े से ऑब्जेक्ट की दूरी भी वही है। बस बात इतनी है कि ऑब्जेक्ट क्योंकि ये है, तो अब ये एक्सिस के नीचे है, इस ऊपर के टुकड़े की एक्सिस पे नहीं। हमें मालूम है m -2 आएगा, क्योंकि f वही 10 है, ऑब्जेक्ट अब अभी भी 15 पर ही है, m -2 ही होगा, 30 पर ही इमेज बनेगी। तो ये वाला मिरर 30 पर इमेज बनाएगा, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट इससे 2 mm नीचे है और m नेगेटिव है, तो इमेज को ऊपर बनना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस 2 mm है, तो इसका 2 टाइम्स, यानी यहां से 4 mm ऊपर, डबल यहां इमेज बनेगी इसकी, क्योंकि m नेगेटिव।
ऑब्जेक्ट एक्सिस के नीचे तो इमेज एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही जो ब्लू वाला पार्ट है, इसका एक्सिस यहां है, इसकी फोकल लेंथ भी 10 ही है, ऑब्जेक्ट अभी भी इससे 15 ही है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट किधर है? ऊपर है। एम अभी भी -2 है, फोकल लेंथ वही, ऑब्जेक्ट की दूरी वही, एम वही, इमेज की लोकेशन वही 30 आएगी, एम अभी भी -2 ही होगा। बट होगा ये कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट अब इसकी एक्सिस के ऊपर है, तो 30 पर इमेज बनेगी, पर एक्सिस पे नहीं, एक्सिस के नीचे। कितना दूर है ये? 3 mm, तो 3 का 2 टाइम्स करो, 6 mm। तो इधर ये 6 mm नीचे यहां इमेज बनेगी एक्सिस से। अब यहां से यहां की दूरी अपन देखें तो ये दूरी कितनी है दोनों के बीच? 5 और 4 9 और 6 15, यानी कुल मिला के दोनों इमेज के बीच की दूरी 15 mm है। क्लियर हुआ? यहां जाके एक्चुअल में समझ में आता है कि m माइनस और प्लस का क्या असर पड़ता है। अच्छा, ये एक्सिस से चलता है, एक्सिस से दूरी भी बताता है, इधर भी बताता है, तो इधर भी बताता है। जब ऑब्जेक्ट एक्सिस पे होता है तो इमेज भी एक्सिस पे हो जाती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है तो इमेज एक्सिस के नीचे जाती है, एम नेगेटिव होने पर। और अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस के नीचे है तो इमेज एक्सिस के ऊपर जाती है, 2 टाइम्स दूरी पे जाएगी अगर एम की वैल्यू 2 है तो। माइनस है तो साइड बदलना पड़ता है। कोई डाउट है? बात करो। हाँ बोलिए। मिरर का टूट जाने से उसका पोल नहीं बदलता। पोल जो होता है किसी भी मिरर का, इस मिरर का पोल कहां है? यहां है। कैसे है पोल? इसलिए नहीं कि इसका सेंटर पॉइंट है, इसलिए है क्योंकि जब ये ऐसे कटोरी है तो ये जो सर्किल है ऊपर का, ऊपर यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से निकालेंगे तो वो जहां मिलेगा वो पोल होता है। तो आपने अगर ये टुकड़ा काट दिया, ऐसे आधा कर दिया, तो पोल इस तो अभी भी यही रहेगा, कोई पोल थोड़ी बदल जाएगा। हमारे क्या मिसकंसेप्ट है कि हमने अगर यूं कट किया तो पोल यहां आ जाएगा, नहीं आता है। बस ये हुआ, ऐसे एक्सेस अलग। जैसे आपने मान लो एक लेंस लिया, लेंस आपने, ये लेंस है, ये एक्सिस है। अब आपने इस लेंस को यहां से कट कर दिया और इस टुकड़े को आप ऊपर ले आए, तो ये नहीं है कि इसकी एक्सिस को यहां बीच में से जाएगी, इसका एक्सिस ये रहेगा और यहां हो जाएगा। इसको नीचे लेके गए तो अपने अपनी एक्सिस अपने साथ ले जाएगा। आधे टुकड़े की वही एक्सिस रहनी, बदल नहीं जाती। क्लियर हो गई बात? ऐसे एक सवाल और करें। अब आप देखो, इतना बड़ा सवाल के लिए मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। कहां पड़ी? कोई सोल्व करने की जरूरत पड़ी अपने? क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि हमें मालूम है कि एम कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि वी कैसे निकालते हैं, तो उसको, वरना क्या होता है, जो नहीं समझते हो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, एलसीएम लेते रहते हैं, 1/v + 1/u लगाते रहते हैं, और कभी गलत कभी सही, बस उसी में टाइम खराब करके बाहर आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फैक्ट है ना, अब उसको कैसे भी समझो, फैक्ट तो यही है। आगे बात करें। मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर,
एक प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कॉन्वेक्स मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। क्वेश्चन है कि अगर जो इमेज प्लेन मिरर में बन रही है, इमेज प्लेन मिरर में बन रही है, बन ही रही होगी, क्यों नहीं बन रही होगी? लाइट जा रही होगी, इमेज तो बन रही होगी। इसकी लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे भी गिर रही है, वो भी इमेज बना रहा हो, और दोनों ने जो इमेज बनाई, कॉन्वेक्स ने और प्लेन ने, अगर वो कॉन्साइड कर रही, यानी दोनों कॉमन प्लेस पर है, एक ही जगह है, तो आप बताइए ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या है? ये प्लेन मिरर दिया हुआ है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में जो इमेज बनी वो कॉन्साइड कर रही है। Image form in the plane mirror is coinciding with the image form in the convex mirror. Hmm. 40 पक्का, प्लस या माइनस? प्लस, कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये प्लेन मिरर है, यहां से 30 पर ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल फिजिक्स कहती है कि इमेज भी 30 पर बनेगी। प्लेन मिरर का कायदा यही है, 30 पर इमेज बनेगी। अब ये टोटल 60 हो गए, अब ये 40 है, तो ये बचा हुआ कितना है? 20। इसका मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर अपने से 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है उस ऑब्जेक्ट की जो इससे 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। 1/v, 1/u, 1/f, 2 - 1, f इक्वल टू +40। बहुत बड़ा सवाल है। बात मैंने कहा ना, आपको सोचना हो सकता है पड़े, पर सवाल बड़ा नहीं आता, और आ भी नहीं सकता कंपटीशन में, क्योंकि उनको मालूम है कि सवाल को 1 मिनट में जवाब देना है बच्चों। तो ये तो आप मान के चलिए कि वो जो भी सवाल देंगे डेफिनेटली वो 1 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए, तभी तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर में दिया, वरना क्यों दिया? हर सवाल ऑब्जेक्टिव थोड़ी होता है, वो बनाते हैं इस तरह से ताकि वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। देखो आप और सवाल करते हैं। ये प्लेन मिरर, यहाँ कॉन्केव मिरर,
दोनों के बीच में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर। इस मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया यहां, इधर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इधर से नेचुरली ये दूरी कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि टोटल हमने बताया है 50। तो 10 इधर से 40 इधर। 40 नहीं भी लिखता तभी अंडरस्टूड है, क्योंकि टोटल 50 दे दिया। अब हमें मालूम है एनर्जी इससे चल के प्लेन मिरर पे गिरेगी, इमेज बनेगी, एनर्जी लौटेगी। इसी तरह से एनर्जी इस पे गिरेगी, इमेज बनेगी, एनर्जी लौटेगी। जब दोनों एनर्जी लौटाएंगे तो इनकी एक की एनर्जी दूसरे को मिलेगी। इसका मतलब इन दोनों ने जो इमेज बनाई पहली पहली, वो अब दूसरों के लिए ऑब्जेक्ट बनने जा रहे, और फिर वापस से इंटरचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, और ऐसे एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी। तो हम जैसे प्लेन मिरर में भी हमने किया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस की बात की थी, यहां भी बनेगी। हम फर्स्ट 2 इमेज प्लेन मिरर की और फर्स्ट 2 इमेज कॉनकेव मिरर की किस लोकेशन पे बनेगी ये जानना चाहते हैं। निकाल फर्स्ट 2 इमेज प्लेन मिरर में, फर्स्ट 2 इमेज कॉनकेव मिरर। Get the location of first 2 image in plane mirror and first 2 image in concave mirror. जो एनर्जी प्लेन मिरर की तरफ गई, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। पहली इमेज जो एनर्जी कॉनकेव मिरर पे गई वो भी अपनी इमेज बनाएगी। U और F के हिसाब से सोल्व करेंगे तो U माना जाएगा माइनस का 40, F माना जाएगा माइनस का 10, तो V निकल जाएगा। डायरेक्ट सोचना है, M आएगा, फोकस से कितना दूर है ये 30, -1/3, V होगा -40/3। ये डायरेक्ट हमने M निकाल के V निकाला। हम इक्वेशन से भी कर सकते थे, V निकल सकता था 13.33। अब दोनों की पहली इमेज मैंने बना ली। अब ये इमेज
इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इस इमेज की इमेज यहां कहीं बनेगी। जितना दूर ऑब्जेक्ट है, कितना है ये, 50 में से 13/33 हटा देंगे, 36.66 वर्चुअल इमेज यहां पर। ये जो यहां इमेज थी 10 पर, एनर्जी लौट रही इसके पास, प्लेन मिरर ने इमेज बनाई थी, पर अब इस कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर इसको लिखें, इसके बारे में लिखें, एम कितना लिखूंगा, फोकस से कितना दूर है, 10 है, नहीं है, 40 और 10 50, माइनस का 1/5, तो वी हो जाएगा। मिरर से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, 60 का 5 डिवाइड करो 12, डायरेक्ट। जो यू से करना चाहते हैं, यू रहेगा माइनस का 60, एफ रहेगा माइनस का 10, अब वी निकाल लीजिए, 1/b प्लस 1/u 1/f, यही जवाब है। तो ये एनर्जी इस मिरर से जाकर यहां 12.5 12 पर, सॉरी, ये इमेज बने। इस तरह से आप दो इमेज, अब फिर बात रुकी नहीं, एनर्जी तो फिर एक्सचेंज हो जाएगी। हम थर्ड के लिए जा सकते, फोर्थ के लिए जा सकते, इतना हमारे नहीं आता है। पर एक कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए ये भी नहीं आता है हमारे, पर क्योंकि सीखना था, ये कंसेप्ट हमें रिवाइज करना था कि एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाए, वो हमने की। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो इस तरह की बात, एक और प्रॉब्लम करते हैं। यहां हमारे पास कॉन्केव मिरर, ये फोकस है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये साइड ए है और ये साइड बी। सी और एफ के बीच में रखा है, बिल्कुल मिड में रखा है। कॉर्नर नंबर है 1 2 3 4। चलो बीच में नहीं भी रखा, कहीं और रखा होगा तो मैग्निफिकेशन है एम, मैग्निफिकेशन है एम। मोर देन 1 है या लेस देन 1, एम की वैल्यू। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इमेज यहां बनेगी तो बड़ी बनेगी, यानी एम की वैल्यू मोर देन 1। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि रियल की रियल। अब आप एम मानते हुए, अभी इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है ए इंटू बी। इमेज बनाइए, उसका एरिया बताइए, और कौन सा कॉर्नर किधर गया डायग्राम में बताइए। डायग्राम बना लीजिए कॉपी में। तो जो आप पेन चलाएंगे वही सही बात है, तो कॉपी में करेंगे वैसा ही करेंगे एग्जाम में। बोलने से कुछ नहीं होता है, हम लिखने लगते हैं वही होता है एग्जाम में।
हाँ देखिए, अभी मैंने बात की थी m मोर देन 1, इसका मतलब इमेज बड़ी तो बनी। फिर ये भी मैंने कहा था कि m नेगेटिव है, यानी इन्वर्टेड इमेज बनी। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहां बड़ा हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो ये a जो है वो m टाइम्स a आएगा। ये जो b है हमारा m टाइम्स b आएगा। और एरिया होगा m स्क्वायर टाइम्स ए बी, एम ए इंटू एम बी। तो एरिया हमारा m स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब बात रही कि कॉर्नर कौन सा किधर जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव में जो ऊपर है वो नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। जो दायां है वो बायां हो जाता है। तो जो इधर वाला कोने वाला होगा वो इस कोने पे आएगा, और इधर कोने वाला उस कोने पे जाएगा। इसका मतलब जो 1 है और 3 है, तो ये 3 और 1, क्योंकि 3 ऊपर भी था पीछे था, तो 3 नीचे भी आया और आगे भी आया। और ऐसे ही 4 और 2 भी कॉर्नर आपस में इंटरचेंज हुआ। कितने लोगों ने इंटरचेंज किया कॉर्नर? उनको समझ में आया कि m माइनस का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा काम नहीं था। इसमें सिर्फ ये था कि m अगर माइनस लिख रहे हैं तो माइनस का क्या मतलब है। केवल ऊपर का नीचे नहीं होता है, दाएं का बाएं भी होता है। कॉर्नर का कॉर्नर इंटरचेंज है। अब अगर मैं आपसे कहता ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ ऐसे थोड़ा सा मोटाई लिए हुए होता सी, और इसका वॉल्यूम रहता a इंटू बी इंटू सी, तो आप देखिए जो इसकी थिकनेस होती, बात ये है ये a, हाँ देखो a, a से जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हमने m टाइम्स ली। ये वाली आर्म b, ये भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको भी m टाइम्स किया। पर इसकी जो थिकनेस है वो अलोंग द एक्सिस है, जो माइनस m स्क्वायर होती, यानी मोटाई को m स्क्वायर टाइम्स करेंगे और जो आगे है उसे पीछे करेंगे। तो जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो ये इमेज ऐसे पीछे जाएगी, ये आगे। और खास बात ये है कि ये जो थिकनेस है ये m स्क्वायर सी होगी, और वॉल्यूम जो बनेगा लेंथ, हाइट और विड्थ, एक m टाइम्स, दूसरी m टाइम्स और तीसरी m स्क्वायर टाइम्स। वॉल्यूम हमारा a इंटू बी इंटू सी का m पावर 4 टाइम्स है। इस तरह हम बात करते, तो एरिया मैग्निफिकेशन m स्क्वायर टाइम्स हुआ, पर वॉल्यूम m क्यूब नहीं हुआ, वॉल्यूम m पावर 4 गए। और वो भी तब है जब इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा होती तो फिर इसको m स्क्वायर नहीं कर सकते, फिर तो शेप ही चेंज हो जाता। क्योंकि आप जानते हैं ट्रेपेजियम बन गया था कल, फिर लॉन्गिट्यूडनल का कंसेप्ट भी सिखाया था, m1 इंटू m2 लगाते हैं, वो फिर इतना नहीं आता है हमारे। हमारे तो बस एरिया का सवाल आ जाएगा, मॉड्यूल में भी है। तो ये कुछ और टाइप के सवाल आज मैंने किए अभी। अब जो भी आपने किया भी होगा घर पे,
और जहां आप अटके होंगे कहीं, तो मेरे ख्याल से अब दूर हो गई होगी बात। तो जो भी 2-4 सवाल कहीं उलझे होंगे आप मिरर में, आज जाके फिर करिए, उनको फिर ट्राई करिए। आज सीखा है कुछ, उसका फायदा लीजिए। फिर भी दिक्कत है, कल अपन मॉड्यूल करेंगे। आज लेके आए थे क्या? कल फिर लाइए। हाँ, बिल्कुल। कल अपन वेव ऑप्टिक्स और मिरर अब अपना पूरा हो गया, तो मिरर तक के सवाल अपने हो जाएंगे। आज और अपन ने सीखा है, कुछ और अप्लाई करिए। देखिए, एक बात पक्की मानिए, सवाल आपको करने, मुझे नहीं करने, और मुझे बताने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये भी आप जानते हैं। पर फिर भी मैं अवॉइड क्यों करता हूं? जो आप कर लेंगे ना, वही आप सीखेंगे। पक्की बात है। इससे मतलब कोई, मैं ये नहीं कि मुझे, जो मेहनत करके 2 बार 3 बार ताकत लगा के कर लेगा ना, वो आगे निकल जाएगा। सीखते हम जब भिड़ते हैं ना सवाल से, नहीं आया, फिर पढ़ा, दोबारा पढ़ा, कॉपी खोल के देखी, करना कैसे है, वही सीखता है। और जो सोचता है नहीं आया, क्या पूछ लेंगे, बता भी देगा बताने वाला, पर उसको फायदा जीरो, क्योंकि उसने जोर नहीं डाला। और जब तक आप जोर डाल के कोई चीज नहीं करेंगे ना, दिमाग को रिसीव नहीं होती हो। दिमाग को वही काम टिकेगा, रुकेगा, समझ में आएगा जो आप ताकत लगा के सीखेंगे। पक्की बात है। मतलब आपने जितनी आदत डाल लेंगे ना पर पूछने की, समझ लो आप उतना ही बेकार होते जा रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, फैक्ट है। मतलब लास्ट स्टेज वो होना चाहिए, पूछना लास्ट स्टेप। यार मैंने पूरी ताकत लगा ली, मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया, मैंने मॉड्यूल देख लिया, मैंने क्लास के नोट्स देख लिए, 10 मिनट बैठ के सोच लिया, 2 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा है ना, अब तो पूछना ही चाहिए। तब डेफिनेटली पूछना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई कंसेप्चुअल एरर है जो हम पकड़ नहीं पा रहे, वरना हम केवल क्या है, हम जोर नहीं डालना चाह रहे, इसलिए तो वो आदत में आ जाएगा। और आदत में आ गया तो गए आप, क्योंकि आपको बस आराम की आदत होगी। दिमाग तो बहुत तेज है, वो तुरंत आपकी नियत को समझ जाता है। अच्छा, मेहनत नहीं करना चाहता, जाने दो ना साले, आपका दिमाग आपका ही साथ छोड़ देगा। मैंने नहीं कहा कि जाने दो, कौन कहेगा? आपका दिमाग कहेगा यार शरीर मेहनत ही नहीं करना चाहता, छोड़ो ना इसको। वो आपको मदद नहीं करेगा, आपका ही दिमाग, दूसरे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आपका दिमाग ही कह देगा सो जा, थक गया। ये कौन कहता है? खुद ही तो कहता है दिमाग। और आप ही का दिमाग कहता है अरे मुझसे कैसे नहीं हुआ, मैं करूंगा, ये भी आपका ही दिमाग है। और सो जा कहने वाला भी आप ही का दिमाग है। तो ये दोनों मेंटल स्टेट अपने आप थोड़ी आती है, ये मेहनत से आती है। आप ही को अपने माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। मेरे समझ में आया थोड़ा? सवाल नहीं हो रहे थे, पर इससे डरिए नहीं। अब आप मॉड्यूल करिए, एग्जाम के सवाल करिए, मेरी गारंटी आप सबसे हो जाए। चाहे यहां हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ये केवल अपना ट्रेनिंग पार्ट है। इसमें आप ये सीखते हैं कि हमें क्या करना था, क्या नहीं कर पाए, क्या सीखना था, सीखा, बस ये ट्रेनिंग चल रही है अपनी। तो गलतियां होना ही है, इससे यो नहीं सोचना मुझे नहीं आया, आना ही नहीं था ना, मुझे सिखाना था ना वो तो। पर मैंने पहले आपको जोर डालने के लिए कहा कि नहीं करो, कुछ तो करो। फिर नहीं हुआ, फिर सोचो अच्छा इन्होंने ऐसा किया, अपन ने नहीं किया था ऐसा, तो आप सीखते हैं। हम उस प्रोसेस में जाते हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं मेहनत करो। तो नहीं आना इसको इश्यू मत बनाइएगा, दिमाग में वजन मत डालिएगा मुझे नहीं आता है, नहीं आना था। पर हाँ आ जाता है तो थोड़ा ठीक लगता है, और धीरे धीरे हम को आने लगता है। चलिए, रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया, कुछ सवाल भी किए, डेविएशन के सवाल स्पेशली किए। θ1 माइनस θ2, नॉर्मल वाला स्ट्रेट चला जाता है वो भी किए। μ1 sin θ1 इक्वल टू
म्यू टू साइन थीटा को थोड़ा सा अप्लाई भी किया, बहुत हल्का फुल्का। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। रिफ्रैक्शन के दो रिलेशन में डिस्कस करता हूं जो आपको आगे तक मदद करने वाले हैं। पहले तो एक बेसिक, जैसे मानिए एक इंटरफेस है, पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम। यहां लाइट की वेलोसिटी v1 है, v2 है, वेवलेंथ λ1 है, λ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है। दो मीडियम है। जहां तक इनमें आपस में रिलेशन है हम सब जानते हैं, v1 बाई v2 इज λ1 बाई λ2। हम ये भी जानते हैं μ1 इज c बाई v1। हम ये भी जानते हैं μ2 इज c बाई v2। तो यहां से डिवाइड करके हम ला सकते हैं v1 बाई v2 इज μ2 बाई μ1। ये रिलेशन बेसिक रिलेशन है जो हमें आते ही है। इसका अभी डिस्कशन में जहां जरूरत पड़ेगी वैसा यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए एनर्जी यहां से आ रही, ये एनर्जी यहां से आ रही, ये वेव फ्रंट है, आगे बढ़ा। इसका मतलब ये एनर्जी जब यहां पहुंची, ये एनर्जी भी यहां पहुंची। वेव फ्रंट ऐसी सरफेस जिसका हर पॉइंट सेम फेज में होता है, जिसके हर पॉइंट को एनर्जी साइमल्टेनियसली मिलती, वही वेव फ्रंट होता है। फिर ये एनर्जी जब यहां पहुंची होगी तो ये यहां आ गई होगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो इस इंटरफेस की तरफ आ रही है और ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, ए और बी। नाम दे दिया हमने उसको ए और बी। अब बात यह है कि इस एनर्जी को तो पहले मीडियम में ही v1 वेलोसिटी से चलना है, जबकि इस एनर्जी को तो अब दूसरे मीडियम में चलना है। तो बोले सर वो तो ज्यादा भी चल सकती है, अभी तक तो दोनों बराबर टाइम में, जितने टाइम में ये यहां से यहां आता था उतने ही टाइम में ये यहां से यहां आ जाता था। सब ऐसे ऐसे चलते गए हम। लेकिन अब अगर इसको दूसरे मीडियम में जाना है तो जितने टाइम में ये यहां से यहां आती है, मान लो बी से बी डैश आती है, मान लो ये टी टाइम में आती है, तो हम लिख ही सकते हैं कि बी बी डैश हुआ, ट्रेवल किया v1 और टाइम लगा t। तो ये दूरी इतनी है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब ये एनर्जी इतना ही चलेगी क्या? नहीं चलेगी भाई। ये तो डिपेंड करेगा कि ये यहां फास्ट चली या स्लो चली। अगर मैं कह देता हूं कि v2 मेरा कम है, v2 मेरा कम है, तो इसका मतलब कम चलेगी। मान लो v2 आधा ही है, तो जितना अगर ये चली तो इसकी आधी ही चलेगी। तो अगर ये आधी ही चलेगी तो ये हिस्सा तो यूं मुड़ जाएगा फिर तो, क्योंकि अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो जब ये यहां आया और ये हिस्सा यहां नहीं आया, कम आया, तो क्या ऐसे बैंड नहीं हो जाएगा और बाद में ऐसे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये इधर कब मुड़ा? जब इस मीडियम में वेलोसिटी कम रही। और अगर इसी मीडियम में वेलोसिटी ये v2 ज्यादा होता तो क्या इतने ही टाइम में ये वाला थोड़ा आगे नहीं निकल जाता? तो जब बेटे ये चल के यहां आता, ये वाला कोना जब यहां आता, तो क्या ये कोना थोड़ा आगे नहीं हो जाता? कब v2 ज्यादा होता। तो अब ये ऐसे करके आगे बढ़ता। तो ये
ऐसा यूं आना है आगे या इसको ऐसे जाना है, ये डिपेंड करेगा V2 कम है या ज्यादा है। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो। तो हम मान के चल रहे हैं V2 कम है। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया और ये ऐसे बेंड हो गया है। मतलब ये एनर्जी जब यहां आई तो ये एनर्जी यहां आ गई है। अब एनर्जी को इसके नॉर्मल चलना है, ऐसे इधर ये मुड़ गई। यहां से देखें तो ये 90 डिग्री, ये एनर्जी इधर है। ऐसे जाना था, ये कम चल पाया। अब ये दोनों ये मैंने स्पेसिंग कम भी दिखा दी। क्यों दिखाई है स्पेसिंग कम? लैम्डा कम, क्योंकि जहां वेलोसिटी कम होगी तो लैम्डा भी कम हो। तो ये जो लाइनें दिखाते हैं ना अपन, ये दो लाइनों के बीच की जो दूरी दिखाते हैं वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। तो अगर ऊपर दूरी थोड़ी ज्यादा दिखा रखी है और नीचे दूरी कम दिखा रखी है, तो समझ लो कि दूसरे मीडियम में लैम्डा मैंने कम दिखाया है, और दिखाना ही था क्योंकि वेलोसिटी कम हुई, इसलिए मैंने ये दूरी यहां कम दिखाई। वेलोसिटी कम हुई इसलिए इधर बेंड हुआ है। डायग्राम समझ में आया? अब एंगल देखते हैं। मान लीजिए ये एंगल θ1 है, ये 90 है, ये 90 माइनस θ1 है, तो ये रहेगा θ1। अगर मैं आपसे पूछूं साइन θ1, क्या जवाब देंगे आप? साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी बी डैश, हाइपोटेन्यूज ए बी डैश। ठीक है, एक बात बताओ, जब बी से बी डैश एनर्जी आई कितने टाइम में आई? टी टाइम में आई। कितना ट्रेवल किया? v1 इंटू टी। तो क्या ये एनर्जी जब यहां आई तब ये एनर्जी क्या यहां पहुंची? ए डैश पर पहुंची। कितने टाइम में? उतने ही टाइम में। बोले कम चली? बोले हाँ, वो वेलोसिटी कम थी। कितना चल पाई? ए ए डैश। कितना है ए डैश? बताओ। v2 इंटू टी। टाइम तो वही था ना, जितने टाइम में ये यहां पहुंची उतने टाइम में ये यहां पहुंची, तभी तो वेव फ्रंट है। अब आगे बढ़ गए धीरे धीरे, इसीलिए कम कम चला, लैम्डा कम हो। अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इसको θ2 कहता हूं, नॉर्मल से बनने वाला है, तो क्या ये 90 माइनस θ2 होगा या नहीं होगा? अगर ये θ2 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस θ2, तो ये वाला θ, साइन θ2 कितना होगा? साइन θ2 होगा, हाँ बोलो, ए ए डैश अपॉन ए बी डैश। दोनों का डिवीजन करते, साइन θ1 अपॉन साइन θ2, बी बी डैश अपॉन ए डैश, v1t अपॉन v2t, यानी साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज v1 बाई v2। यही स्नेल्स लॉ है। एक्चुअली बात यूं समझो कि जब हम यहां से इधर आए तो साइन θ1 और साइन θ2 का जो रेशियो है, यहां क्या वेलोसिटी है और यहां क्या वेलोसिटी, इसके रेशियो से आएगा। अब हमारे आने से कोई वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है। पहले मीडियम में v1 वेलोसिटी है, चाहे मैं 30 डिग्री पे आऊं या 40 पे आऊं या 50 पे आऊं, वेलोसिटी तो v1 है। दूसरे मीडियम में मैं
30 पे जाऊं, 45 पे जाऊं, वेलोसिटी तो v2 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी ये रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं θ1 को बदलूं तो θ2 भी बदलेगा, इसको बढ़ाऊं तो ये भी बढ़ना चाहिए, इसको कम करूं तो ये भी कम होना चाहिए, और इस तरह से बदलना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट है। यही तो स्नेल्स लॉ है। क्या आप आई बदलें, आर बदले, आई बदलेगा, आर बदलेगा, आई बदलेगा, आर बदलेगा, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कितना, क्या वैल्यू है उस कांस्टेंट? दोनों मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उसके रेशियो के बराबर। और v1/v2 अब इन सब चीजों को मिला दें अगर, तो यहां से मिलेगा साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज v1/v2 इज λ1/λ2 इज μ2/μ1। यहां से हम लिख सकते हैं μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। इस तरह आपको एक तरफ का एंगल कोई दे दे, दूसरी तरफ का एंगल पूछे, जरूरी नहीं म्यू दे, यहां का लैम्डा दे दिया, यहां का लैम्डा दे दिया तो भी आंसर आएगा। यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दी, यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दी, तब भी आंसर आएगा। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो भी आंसर आएगा। जिधर वेलोसिटी ज्यादा है उधर का एंगल ज्यादा, जिधर का लैम्डा ज्यादा है उधर का एंगल ज्यादा, जिधर का लैम्डा म्यू ज्यादा है उसके दूसरी तरफ का, समझ रहे ना? तो क्योंकि यहां से आ जाओ म्यू के लिए, क्योंकि उल्टा चल रहा है, यहां तो वही रेशियो चल रहा है 1 1 1 2 2 2, यहां उलट गया। क्या पता रहा है, इसको यहां से सोचो, जहां म्यू ज्यादा वहां एंगल कम, जहां म्यू कम वहां एंगल ज्यादा। तो जहां वेलोसिटी कम हो जाती है, जहां वेलोसिटी कम हो जाती है वहां म्यू ज्यादा हो जाता है, वो डेंसर मीडियम होते हैं, वहां का एंगल छोटा होता है। तो लाइट अगर जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने और मुझे लग रहा है यहाँ ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ अच्छा यहाँ लाइट स्लो चलती है, अच्छा ये डेंसर है, अच्छा यहाँ का म्यू ज्यादा है। ये सारी बातें हमें मालूम पड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अच्छी तरह देख लिया कैसे समझा जाता है। जरूरी नहीं आपको म्यू बताए, हाँ कई बार इस टर्म को और तरह से भी लिखते हैं। एक्चुअल में ये जो म्यू है C/V, C/V, ये कौन सी वैल्यू है? यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है, मीडियम का लिखा है, पर एक वेलोसिटी को C लिया है और C होती है फ्री स्पेस। इसका मतलब ये म्यू है फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। एक टर्म होती है रिलेटिव वैल्यू। जैसे मैं कहूं कि मेरा वेट कितना है 86 kg, अब मैं कहूं कि यार मेरा वेट इनके रेस्पेक्ट में कितना है, तो कैसे निकालूं? तो मैं इनका वेट मालूम करूं, मान लो इनका वेट है 43 kg, हाँ यही होगा, दुबला पतला है, तो 86, अब मेरा वेट 86 अपॉन इनके रेस्पेक्ट में है ना, तो जिनसे कंपेयर करना हो उसको डिवाइड करो, तो 86 अपॉन 43 2, तो मैं कहूंगा माई वेट इज 2 टाइम्स। तो ये टर्म हुई रिलेटिव। तो एक टर्म होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। जैसे मैं आपसे कहूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू।
लेकिन मैं कहूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट, तो ये रिलेटिव हो गई। तो ग्लास का लेना है और वाटर के रेस्पेक्ट में लेना है, बाद में लिखा रहता है ना, इसे अपन नहीं लिखते वेलोसिटी ए बी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो जिससे, तो इसका मतलब ग्लास की वैल्यू सोचनी है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो जिसको से कंपेयर करना होता है उसका डिवीजन करते हैं। तो यहां ये वैल्यू आएगी 3/2/4/3, आंसर आएगा 9/8। तो ये एक बात मैंने आपको सिखाई, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू। तो ये रेशियो जो है यहां मैं लिख सकता हूं अब, म्यू ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा। साइन थीटा 1/sin थीटा 2 किसके बराबर होगा? म्यू 2 1 उसके बराबर। तो ये मैंने आपको अभी इस समय पूरा लिखा हुआ है, अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। डेविएशन कितना है? θ1 माइनस θ2। नॉर्मल होगा तो डेविएशन कितना होगा? 0। लैम्डा बदलेगा? बोले हाँ सर बदलेगा। वेलोसिटी बदलेगी? हाँ बदलेगी। डायरेक्शन बदलेगी? हाँ बदलेगी। कितना डेविएशन होगा? θ1 माइनस θ2। नॉर्मल की तरफ आएगा? बोले सर वो तो डेंसर हुआ तो नॉर्मल की तरफ आएगा, और रेयर हुआ तो नॉर्मल से दूर जाए। ये बेसिक बात मैंने सिखाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं एक चीज और सिखाऊंगा, फिर हम प्रॉब्लम्स पे चलें। वो क्या है वो दिखाता हूं, फिर अपना बस ये दो चीजें समझ में आती हैं ना, फिर हम आगे लेंस तक अपन चलते चले। फिर हम बस जहां जहां जो समझना है वहां कुछ ऐड करते चलेंगे, बात को काम अपना हो जाएगा। ज्यादा जोर डालना ही नहीं, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात मैंने की ही नहीं कि भाई बहुत बड़ा कोई काम किया हो, नहीं किया भाई, बहुत साधारण सी बात करता हूँ, इतना ही आता है ना? धीरे धीरे चलो सब हो जाता है। साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है। नोट कर लें कॉपी में, हो गया? एक मिनट। हाँ इधर ठीक है। वो जो एरिया वाला था M2 कैसे हो गया, एक क्या कहना है, एरिया जब रखा था परपेंडिकुलर तो M टाइम्स A था, M टाइम्स B था, और एरिया हो जाएगा M स्क्वायर, M इंटू M। M2 नहीं, वो M स्क्वायर एरिया। यहां तक ठीक है? चल, देखिए एक और टॉपिक आपने, बहुत जरूरी बात, वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, एक और रिलेशन हमने क्लास 12th में सीखा था, उसका हम बहुत बेहतरीन यूज करेंगे। एक रिलेशन निकाला था 12th में कर्व्ड सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। वो था एनर्जी इधर से इधर जा रही है, देखो यहीं से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एक तरफ से एनर्जी आती है, दूसरी तरफ जाती है।
मीडियम बदल रहा है। सरफेस ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती थी, वो कोई बात नहीं। एक तरफ से आना होता है, दूसरी तरफ जाना होता है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि जिधर से एनर्जी आई है उधर ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल भी होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं जिस पर एनर्जी जाती है। और जिधर एनर्जी ट्रांजिट करके गई है जरूरी नहीं होता है कि वहां इमेज बने। तो आप ऑब्जेक्ट और इमेज से कंफ्यूज नहीं, ये नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं, सिर्फ ये देखो कि एनर्जी का फ्लो किधर है। पहली बात, जिधर से एनर्जी आती है ना, चाहे उधर ऑब्जेक्ट हो ना हो, उधर वाले मीडियम को, इंडेक्स को μ1 कहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रिलेशन में μ1 है, एक रिलेशन आपने डिराइव किया था, तो इसमें ये कंफ्यूजन मत लाना कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर का इंडेक्स μ1 है। मिसकंसेप्ट, ऑब्जेक्ट से नहीं सोचा जाता μ1 और μ2, एनर्जी के फ्लो से सोचा जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकते हैं, दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं। तो ये μ1 μ2 का डिसीजन ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन से नहीं करना है, एनर्जी के फ्लो से करना है। जहां से एनर्जी आए वो μ1 कहलाएगा इस रिलेशन में, और μ2 जहां रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जाए। ये बहुत छोटी बात है, बहुत तसल्ली से बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ गई तो फिजिक्स आसान हो जाएगी। ये तो आ गई, लग रहा है ऐसा आ गई, नहीं आएगी। जब हम करने लगेंगे ना सवाल, हमारी गलती यही होगी। देखना, अपन है, आप और मैं साथ काम करिए ना, देखते हैं आपको खुद ही लगेगा कि यार ये बात कितनी सरल है, हमसे क्यों चूक हो जाती। मतलब बात फिर मैं इसलिए जोर डाल के कहना चाह रहा हूं कि इस बात को बहुत तसल्ली से समझो कि जिधर से एनर्जी आए उसे हम μ1 कहते हैं, और जिधर एनर्जी जाए उसे μ2 कहते हैं। उसका ऑब्जेक्ट वगैरह से लेना देना नहीं है, एनर्जी से है। एक बात, सरफेस से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा वो यू हो जाएगा, इमेज पॉइंट जितना दूर होगा सरफेस से जहां एक्शन हो रहा है वो वी हो जाएगा। आर इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। कन्वेंशन हम जानते ही हैं, अलोंग द फ्लो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट नेगेटिव लेना है, मेजरमेंट सरफेस से करना है। ये बहुत बेसिक रिलेशन है। तो अब क्योंकि एनर्जी फ्लो मैंने इधर बताया है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट इधर है या इधर है मुझे ये नहीं सोचना है, क्योंकि वो रियल हुआ तो इधर होगा, वर्चुअल है तो इधर होगा। पर μ1 ये कहलाएगा, ये μ2 होगा, और ये रिलेशन। इसे मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं v, μ1 v अपॉन μ2 u। ये दो रिलेशन हम 12th में निकालते हैं। इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि 12th से हमने लिया, डेरिवेशन से हमें मतलब भी नहीं। बस ये जरूर सोचना था कि μ1 कौन, μ2 कौन। अब हमें बस इसकी एप्लीकेशन सीखनी, और आप देखिए पूरी थ्योरी में इसी से डेवलप करूंगा। बस आपका इस पे कमांड रहा, सारे सवाल इससे हो जाएंगे, लेंस तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये दो रिलेशन है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह ही नहीं रहा आपसे, ना कुछ याद रखने की जरूरत है। अगर ये दो रिलेशन मुझे अप्लाई करना सीख गया ना मैं ढंग से, मेरे ऑप्टिक्स का सवाल हो जाएगा। लेंस पूरा निकल जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस इक्वेशन, जो भी करना है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये सब इससे होता है। कमांड रखना है दो बात, और उसमें भी खास बात μ1 μ2 u और v, बस ये काम अपन करेंगे। यही काम है अपना अगले 2-3 रोज तक, इसी पे काम करना है। अब इसमें हम अभी बात कर रहे थे प्लेन सरफेस, क्योंकि इक्वेशन तो कर्व के लिए है, और हमने अभी शुरू करना चाहते हैं
प्लेन सरफेस। इससे पूछे भाई तुम बता सकते हो? हाँ, ये सब बताता है। बोले प्लेन सरफेस हुआ तो आर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। आर हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर इफ आर इन्फिनिटी तो म्यू टू वी इक्वल टू म्यू वन बाई यू, यानी v इक्वल टू आया म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू। ये वो इक्वेशन आ गई जो हम प्लेन सरफेस पे अप्लाई करें। क्लियर? ये कर्व सरफेस की इक्वेशन थी, इसी से हम लेके आए प्लेन सरफेस की इक्वेशन। तो प्लेन सरफेस पे जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये रूल काम आएगा। ठीक? तो जैसे मैं आपसे इसी को आपने पढ़ा है, बोले सर हमने कब पढ़ा? ये पढ़ा है। देखो v को मैं लिखता हूं u अपॉन म्यू टू को नीचे ले लू, म्यू वन बाई म्यू टू, तो v आया u अपॉन म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू। बोले सर ये क्या हुआ? अब मैं इसको याद दिलाता हूं आपने कब पढ़ा। जैसे हमने छोटी क्लासों में कई सवाल किए, एक सिक्का पानी में है, हमें कितना गहराई पे दिखेगा? तो हम कहते हैं सर वो कितना है अपॉन म्यू, एक्स अपॉन म्यू, यही करते आए थे। ये वही तो रिलेशन है। जितना दूर मान लो एक्स दूरी पे है, मैं यहां से इसको देखता हूं, ये वन और ये मुझे कितना दूरी पे दिखाई देगा? एक्स अप्रेंट। क्या याद करते थे हम? एक्चुअल बाई म्यू, यही करते थे सवाल। अप्रेंट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल बाई म्यू। अप्रेंट पोजीशन का मतलब इमेज पोजीशन। अप्रेंट जहां वो दिखेगा, है नहीं, जहां लगेगा, जहां वो था एक्चुअल। और ये कौन? म्यू। पर ये कंफ्यूजिंग था, किसका म्यू? अभी तक हम इजी सवाल करते आते थे तो हवा में होते थे, पानी का म्यू लिख देते थे। पर अब हमारे सवालों में बड़ी वैरायटी आने वाली। एक तरफ कांच हो सकता है देखने वाला पानी में, तो दोनों तरफ के म्यू की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर अब इसने एक बात और अच्छी तरह से कही कि ये म्यू केवल म्यू नहीं है, ये रिलेटिव म्यू है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। और किसका? किसके रेस्पेक्ट में? तो जिधर से एनर्जी आ रही है और जिधर एनर्जी जा रही है, वन का टू के रेस्पेक्ट। जैसे यहां इस डायग्राम में आओ, मान लो बाय द वे यहां पर ऐसा होता, ये कांच होता, यहां व्यक्ति पानी में होता, और मैं कहता इस व्यक्ति को ये कितना दूर दिखाई देगा। तो अगर आपको केवल ये फार्मूला याद है और आप लिखते हैं कि यार एक्स यानी अपरेंट दूरी होगी एक्चुअल या एक्स अपॉन म्यू, तो अब म्यू किसका लिखते? आप कंफ्यूजन में रहते। क्या मैं एक्स अपरेंट इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू लिखूं भी, अपरेंट वैल्यू के लिए एक्स अपॉन म्यू लिखूं भी, तो म्यू कांच का लिखूं क्या, पानी का लिखूं क्या, पानी का कांच के रेस्पेक्ट में लिखूं क्या, कांच का पानी के रेस्पेक्ट में लिखूं क्या? ये कंफ्यूजन आएगा हमारे। तो इसी का इलाज ये है, देखने वाले की आंख में एनर्जी जाएगी तभी दिखेगा। इसका मतलब एनर्जी यहां से चलकर
इधर जा रही है, तो 1 कौन हुआ? 3/2। और 2 कौन हुआ? तो ये लिखना है कांच का पानी के रेस्पेक्ट में, म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं बेटे उसका डिवीजन करते हैं। समझ में आई बात? अब वो डिवीजन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना? वो डिवीजन मैंने क्यों सिखाया आपको, क्योंकि रिलेटिव लेना पड़ेगा। और अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 8/9x। अब आपसे गलती नहीं हो, पर ध्यान देना पड़ेगा, ये म्यू नहीं है, ये म्यू ऑफ 1 है। 1 कौन? जिसे अपन देख रहे हैं। 2 कौन? जहां देखने वाला है। 2 कौन सा मीडियम है? जहां एनर्जी गई है। तो जहां देखने वाला है उसी की आंख में तो एनर्जी गई है, यानी हमें जहां ये देखने वाला है उसके मीडियम के रेस्पेक्ट में जहां से एनर्जी आ रही है उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। ये म्यू नहीं है, ये म्यू ग्लास का है, पानी के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि चीज जिसको देख रहे हैं वो ग्लास में है और देखने वाला पानी में है, तो एनर्जी ग्लास से चलकर पानी में गई होगी। तो ग्लास फर्स्ट हुआ और वाटर सेकंड हुआ। मेरे ख्याल से बात क्लियर। तो ये बोले सर इसका मतलब अपन ने तो कर्व सरफेस से शुरू किया और अपन तो प्लेन सरफेस और एपरेंट डेप्थ के सवाल पे आ गए ना, और पावरफुल तरीके से आ गए। अब हमें ये नहीं कंफ्यूजन रहेगा कि म्यू किसका लेना है, हमें मालूम रहेगा 1 कौन और 2 कौन। हमसे गलती नहीं होगी। और पूरा रास्ता दिखाया दिया है मैंने कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू हुए और पहुंच गए। हमें मालूम है कहां से हमने आए। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर। अब प्लेन सरफेस के लिए इक्वेशन लिख चुका हूं, प्लेन सरफेस के सवालों में ये आता है। तो अब इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एपरेंट इक्वल टू एक्चुअल बाय म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये मैंने लिख दिया। पर अब बेटे म्यू नहीं लिखा, ध्यान देना, ये म्यू रिलेटिव है। जिसको देख रहे हैं ना उसका, जहां से देख रहे हैं, जहां उसकी एनर्जी जा रही है उसके रेस्पेक्ट। क्लियर हो गई बात? अब हम सवालों पे आते हैं। अब काफी कुछ सवालों में अपने को ये बात बार बार मैं काम में लूंगा, अप्लाई आपको करना है। 2-4 सवाल तक हो सकता है गलतियां बाद में रुकती जाएंगी, पर आपको दिमाग में बस ये रखना है 1 कौन 2 कौन। आगे बढ़ो, कोई डाउट है बात करो। हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़ो। तो ये अपन ने एक थ्योरी डेवलप की प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस पे काम कर रहे थे, हमें थ्योरी की जरूरत थी। हमने स्नेल्स लॉ लगाया। पहला रूल कौन सा समझा? स्नेल्स रूल। प्लेन सरफेस पे भी काम करता है, कर्व पे भी करता है। तो एक तो हमें जरूरत पड़ेगी इसके सवालों में स्नेल्स लॉ की, और एक जरूरत पड़ेगी प्लेन सरफेस के रूल की। ये प्लेन सरफेस पे ये इक्वेशन काम आएगी और स्नेल्स लॉ हमने सीख लिया। आगे जाकर के कर्व सरफेस आएगी तो उसकी भी तैयारी कर ली। तीनों चीजें अब हमारी ग्रिप में है। ये कर्व सरफेस होगी तो अप्लाई करेंगे, प्लेन सरफेस होगी तो ये अप्लाई करेंगे, और स्नेल्स लॉ तो हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ाऊं बात को? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, थ्योरी तैयार है। अब मैं प्रॉब्लम्स पे आता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए
एक फिश यहां पर है, बर्ड यहां पर है, ठीक। ये एयर में है, फिलहाल एयर ले लेता हूं। ये मीडियम है जिसका इंडेक्स म्यू है, यहां का इंडेक्स 1 है। ये एच है, ये डी है। अब बर्ड को फिश कितना डेप्थ पर दिखाई देगी, एक शब्द तो ये है, और दूसरा शब्द बर्ड को फिश कितना डिस्टेंस पर दिखाई देगी। दोनों में अंतर समझो। डेप्थ कहा तो सरफेस के कितना नीचे, और कितना दूर दिखाई देगी यानी अपनी पोजीशन से वो कितना। तो दूसरे वाले जवाब में एच जोड़ना पड़ेगा। तो हमें जब सवाल पूछें तो ये ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हमारी इक्वेशन देगी वो कहां से देगी, सरफेस, क्योंकि वी और यू जो आते हैं वो कहां से आते हैं, सरफेस। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, इस बर्ड को यह फिश कितना डेप्थ पर दिखाई देगी, तो जवाब आएगा अपरेंट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल कितना है, डी अपॉन कहां। अब देखने वाला कौन है, बर्ड। किसको देख रहा है, फिश को। एनर्जी कहां से जाएगी, फिश से बर्ड की आंख में। तो एनर्जी का फ्लो यूं है, फिश से चलकर बर्ड की आंख में जाएगी। 1 कौन हुआ, म्यू, और 2 कौन हुआ, 1। तो यहां म्यू बाई 1 यानी म्यू का डिवीजन कर दिया, तो आंसर आ गया डी बाई म्यू। लेकिन कितना दूर दिखाई देती ये मैं पूछता आपसे, तो क्या जोड़ूं बेटे इसमें, एच जोड़ दें। क्लियर है, ऐसे। तो दूरी वाला जवाब होता तो एच प्लस डी बाई म्यू। अब मैं आपसे कहूं, इस बर्ड को ये फिश सरफेस से कितनी हाइट पर एपियर होगी, गलत बोल गया, फिश को बर्ड की अपरेंट हाइट क्या लगेगी। तो अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, फिश हो गया। किसको देख रहा है, एनर्जी का फ्लो बर्ड से फिश की तरफ, है ना। ये बस यहां ध्यान रखना है, पूरा गेम यहीं चलेगा अपना। तो एच अपरेंट होगा एक्चुअल बाई म्यू, किसका, एयर का। कहां से देख रहा है, कौन देख रहा है, फिश। फिश किस मीडियम में, म्यू वाले में। तो 1 का म्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 बाई म्यू हो गया। इसका मतलब इसको बर्ड की जो अपरेंट हाइट लगेगी वो म्यू एच लगेगी, एच बाई म्यू नहीं, म्यू एच हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे हमें सोचना होता है। अब ऐसे में अगर आपसे कहूं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है और यहां एक स्पॉट है, ग्लास का ब्लॉक है, इंडेक्स 3/2 है। इंडेक्स कितना है, 3/2 है। एक पर्सन यहां है, एयर में है। एक पर्सन यहां है, वाटर में है। इसको लगता है कि ये स्पॉट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इसको ऐसा लगता है। हाँ, ये वाटर में है, एयर में है, तो एयर वाले को लगता है एयर 6। कौन, क्या चीज, ये स्पॉट। जो वाटर वाला पर्सन है उसको लगता है कि ये स्पॉट इस सरफेस से, इसको लगता था ये सरफेस से 6 है, लगता है। इसको लगता है कि ये सरफेस से 8 है। बताइए इस ब्लॉक की थिकनेस क्या है। आपको बताना है
इस ब्लॉक की थिकनेस क्या है? निकालिए। कितने लोग 18 बोलना चाह रहे हैं? 18। देखो, मान लो ये डिस्टेंस x1 है एक्चुअली, और ये एक्चुअली x2 है, बट इसको तो ये 6 एपियर हो रही है, एक्चुअल में x है, पर जब ये देख रहा है तो एनर्जी तो यूं जा रही है। तो ग्लास का लेना है एयर के रेस्पेक्ट, यहां से x1 आ जाएगा 6 इंटू 3/2, 9। सिमिलरली इसको अपरेंट, इसको लग रहा है अपरेंट 8 है, एक्चुअल नहीं मालूम है, निकालना है। एनर्जी का फ्लो इस पॉइंट से इसकी आंख में है। ग्लास को देख रहे हैं, पानी से देख रहे हैं, ग्लास में रखी चीज को पानी से देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 9, 8 2/9/8 इक्वल टू 8। x2 आ जाएगा 9, x1 भी 9, x2 भी 9, दोनों मिलकर 18, यानी इस ब्लॉक की एक्चुअल थिकनेस 18 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से 1-2 का आपको मीनिंग समझ में आया। पूरा टारगेट ही 1-2 से चलता है। कौन 1, कौन 2, कहां देखने वाला, एनर्जी फ्लो किधर हुई, जो हमें कहा वो एक्चुअल कहा या अपरेंट कहा। इसको लग रहा है 6 है, तो ये अपरेंट कहा उन्होंने, एक्चुअल नहीं कहा। एक्चुअल तो हमें निकालने की बात थी, उसको 8 अपरेंट लग रहा था, जो एक्चुअल में 9 था। तो दोनों को वो चीज अलग अलग लग रही थी, और अब उससे दोनों एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो हमें इस ब्लॉक की एक्चुअल थिकनेस मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करते हैं। थैंक यू। इसी पे काम करेंगे, बस प्रॉब्लम्स को हम देखते चलेंगे, चीजें हमारी ग्रिप में आती जाएगी। थैंक यू। हाँ भाई, इधर सब ठीक रहा?